पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली कोलैप्स करने की वर्ज पे है। हालात इतने बुरे हैं कि अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री के भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान से ज़्यादा। इकनॉमिक इमरजेंसी प्लान लगा दिया गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली IMF से इसका 22nd बेल आउट पैकेज रिसीव किया। IMF ने आज तक ना किसी कंट्री को इतने बेल आउट पैकेजेस दिए हैं और ना ही किसी कंट्री ने इतने बेल आउट पैकेजेस IMF से मांगे। इन सारी बातों से हम 4 बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत बुरी है इस टाइम पर, तभी तो IMF से पैकेज लिया जाके। दूसरी कि जब बार बार पाकिस्तान IMF से लोन लेने पहुंच जाता है, इसका मतलब है ये कोई पहली बार की बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत बुरी है, ये बार बार होता है। तीसरी बात कि जब इकनॉमिक हालत बार बार बुरी होती है तो कोई ना कोई डीप रूटेड कॉजेज तो होंगे इकनॉमिक हालत को बुरा करने के पीछे। ये थी सबसे पहले हम पहली बात को डिस्कस करते हैं। उसमें यह है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत अगर बुरी है, असल में कितनी बुरी है। लेमैन पर्सपेक्टिव से तो आपने देखा होगा कि चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है वगैरह, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि असल में पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है। GDP पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 178th रैंक करता है। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 154th रैंक करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 110 पे रैंक करता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ GDP के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 14% फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि नॉर्मली एक डेवलपिंग कंट्री की 28% होती है। FDI पाकिस्तान का हमेशा से बहुत कम रहा है और रिसेंटली तो इतना कम है कि कोट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान रैंक्स इन द लोएस्ट कंट्रीज अपनी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग्स के हिसाब से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के हिसाब से पाकिस्तान 130th पोजीशन पर रैंक करता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए, कॉन्टिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में इंक्रीज कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाकिस्तान इस वक्त भी FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो ये सब मैंने कुछ पैरामीटर्स बयान किए हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान की ये सब कंडीशन असल में कितनी बुरी है। ठीक है, तो आप इसके कॉजेज़ की तरफ बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मसले हैं तो उनकी कोई ना कोई वजूहात भी तो होंगी। पहले जनरल कॉजेज़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक कॉजेज़ की बात करेंगे जो इस बार के इकनॉमिक फेलियर की वजह है। जनरली पाकिस्तान में जो कॉजेज़ हैं, सबसे पहले जो कॉज है वो ये है कि मोस्टली जो सब्सिडीज़ दी जाती है वो अमीरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दी जाती है। जहांगीर तरीन का तो आप सबको पता ही होगा, जिसने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। क्या आपको पता है कि उसका रियल बिजनेस क्या है? शुगर। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई नवाज शरीफ साहब, उनके भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं शुगर इंडस्ट्री में। इससे होता क्या है कि शुगर इंडस्ट्री को हाईली सब्सिडाइज किया जाता है और इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती है शुगर इंडस्ट्री को कि और किसी और इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देने की कैपेसिटी ही नहीं बचती गवर्नमेंट के पास। फिर अगर फेवरेटिज्म की बात की जाए तो पाकिस्तान के कुछ मखसूस इदारे हैं, उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री में अपने स्टेक्स रखे हैं। आप दलिए की बात करो, सीमेंट की बात करो, फर्टिलाइजर्स की बात करो, रियल इस्टेट की बात करो, तो उस इदारे का काम तो कुछ और है, लेकिन इन सारे बिजनेस में वो है। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स के यहाँ पे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी मेजर रीज़न है हमारे पास अनसस्टेनेबल डेब्ट। पाकिस्तान बहुत तेज़ स्पीड डेब्ट लेता है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि जून 2021 में पाकिस्तान का डेब्ट लगभग $86 बिलियन था और 2022 के फर्स्ट इकोनॉमिक क्वार्टर में पाकिस्तान का डेब्ट बढ़ के $128 बिलियन हो गया। तो इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में डेब्ट लेता है। वो भी मोस्टली जो डेब्ट होता है वो अनसस्टेनेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना से पाकिस्तान डेब्ट लेता है
वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के 1/4 के बराबर डेब्ट है सारा, और वो मोस्टली अनसस्टेनेबल है। वो ऐसे चाइना के जितने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उस पर कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट सारी चाइनीज़ कंपनीज देख रही होती है, लेबर भी चाइनीज़ होता है, तो उससे प्रॉफिट भी चाइनीज़ कंपनी बनाती है, लेबर भी उससे प्रॉफिट बनाते हैं चाइना के। और कहने को तो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती है, लेकिन इन दी एंड वो पाकिस्तान से पैसा रोटेट होके वापस जहाँ चाइना में आता है। तो तीसरी वजह हमारे पास है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इटसेल्फ इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सक रही है। IMF की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्सेशन के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्रू पोटेंशियल से 62% कम है। चौथी वजह हमारे पास बहुत ही कॉमन सी है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पॉपुलस मूव्स और अनसस्टेनेबल रिलीफ्स। जैसे कि अभी रिसेंटली जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई थी तो सारी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बहुत महंगी हो गई थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत महंगी, ज़ाहिर सी बात है क्रूड ऑयल की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब की प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत महंगी हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी हाईली सब्सिडाइज पेट्रोल वगैरह मिल रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस देखना पड़ा, और वो लॉस उस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा से ही होता आ रहा है। नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में 30 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उनमें से किसी एक ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, 5 साल का टेन्योर किसी एक ने भी पूरा किया। तो इस वजह से पॉलिटिकली अनस्टेबल समझा जाता है पाकिस्तान को, वो इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स बड़ा क्यों आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। ये तो मैंने बात कर ली, अब कुछ रूट कॉजेज़ की। अब बात करते हैं जो स्पेसिफिकली इस बार पाकिस्तान ने लॉन्च किया जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी होगी। रूट कॉज मैंने बताया कि पाकिस्तान ने बहुत तेज़ स्पीड पे इस दफ़ा डेट लिया, जो आपको पता है। ज़ाहिर सी बात है इतनी तेज़ स्पीड पे जब डेट लेंगे तो उसकी रीपेमेंट्स भी करनी होती है। डेट तो हम ले लेंगे लेकिन रीपेमेंट्स कैसे करेंगे, रीपेमेंट्स के लिए हमें और डेट लेना पड़ेगा। तो इस तरह ही पाकिस्तान की इकॉनमी एक टर्मोइल की तरफ धकेली जा रही है। एक और चीज़ जो इस दफ़ा देखने को मिली वो यह है कि पाकिस्तान का रुपी जो है पाकिस्तानी रुपी वो बैडली क्रैश हुई इंटरनेशनल मार्केट में। आप सबको पता है भी रिसेंटली पाकिस्तानी रुपये ने इसकी ऑल टाइम लो वैल्यू को हिट किया। पाकिस्तान में इस दफ़ा जिस किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी देखने को मिली है तो ये सारी जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी थी इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्वेस्टर्स को दूर भगाने में। जो इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही पाकिस्तान में नहीं आ रही थी वो तो नहीं आ रही थी, लेकिन जो पाकिस्तान में थी उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाला। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में काफ़ी टाइम से बना हुआ है और अभी भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही है, उससे पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस देखना पड़ता है। ये भी एक मेन रीज़न थी इस दफ़ा भी। इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बावजूद भी पाकिस्तान में हाईली सब्सिडाइज्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब सब्सिडीज़ दी हैं तो उसका खर्चा भी गवर्नमेंट ने ही पूरा करना है, और गवर्नमेंट ने जब खर्चा पूरा करना है तो अपनी जेब से तो करेगी नहीं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही करेगी, तो वो बेसिकली लॉस ही काउंट होगा। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गवर्नमेंट को सिर्फ इस वजह से लॉस देखना पड़ेगा। फिर हमारा बजट डेफिसिट भी इंक्रीज़ होता रहा और इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ कुछ फ़र्क पड़ा है जब से लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स को बैन किया है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन $1.2 बिलियन को तो हर साल स्मार्टफोन्स में इंपोर्ट कर लेता था। फिर इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक और वजह कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहा, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस हालत में आए हैं